चलिए। तो राइट टू इक्वलिटी हम लोग देख लिए थे, फंडामेंटल राइट देख रहे थे, इसमें राइट टू इक्वलिटी देख लिए थे, है ना। तो समानता का अधिकार देख लिए थे। आर्टिकल 14 क्या कहता है? हाँ, विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है। आर्टिकल 15 क्या कहता है? भेदभाव नहीं होगा। 16 क्या कहता है? समानता। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का उन्मूलन। और 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत। ठीक। तो ये था। इसमें आगे देखना है स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। राइट टू लिबर्टी। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22। ठीक है, 18 तक देख लिए थे। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार आपको देखना है, राइट टू लिबर्टी। अब ये इसमें क्या है, तो लिखेंगे कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। अंडर आर्टिकल 19 6 टाइप्स ऑफ लिबर्टी अवेलेबल फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, 6 तरह का अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे कि क्या अधिकार है। तो अनुच्छेद 19A, है ना, आर्टिकल 19 1A लिखेंगे, आर्टिकल 19 1A। ठीक है, तो आर्टिकल 19 1A में है, आ जाइए, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी इसमें आपको बोलने की आजादी है ना, बोलिए। ठीक है, बोलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है, एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एक्सप्रेशन है, यानी कि एक्सप्रेशन क्या होता है? दिखाना, है ना, एक्सप्रेस करना। तो बोलने की भी आजादी देता है भारत का संविधान, और एक्सप्रेशन की भी आजादी देता है भारत का संविधान, है ना। ये राइट टू स्पीक भी है और राइट टू एक्सप्रेशन भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही अधिकार आपको देता है। तो बोलने का भी, कि आप बोल सकते हैं, और अभिव्यक्ति जो है दिखाने का भी। ठीक है, तो बोलिए और दिखाइए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसा कुछ मत दिखाइए जिससे कि दिक्कत हो जाए, जिससे कि समस्या हो जाए, है ना। मैंने बोलने की आजादी है, लेकिन एब्सोल्यूट आजादी नहीं है, कुछ भी नहीं बोलने का है ना। अपना मुंह है तो किसी को गाली थोड़ी दीजिएगा, दीजिएगा तो पिट जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। अपना हाथ है तो पढ़िए लिखिए, चाय पानी कॉफी पीजिए, सब करिए। अपना हाथ किसी यहाँ का हाथ क्या ले, हमारा हाथ है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक, हम हिलाएंगे, क्या करोगे, जो करना है कर लो। तो क्या हो गया, दिक्कत हो गया। इस तरह का आजादी नहीं मिला हुआ है। आजादी मिला है दूसरे के आजादी का सम्मान करते हुए अपने आजादी का प्रयोग करना है ना।
मतलब ऐसा ना हो कि आप अपना आजादी का इतना ज्यादा एक्सट्रीम प्रयोग कर दे कि दूसरा आदमी उससे असहज हो जाए, दूसरा आदमी को दिक्कत हो जाए, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको बोलने की भी आजादी है और आपको दिखाने की भी। अब एक्सप्रेशन तो देखते कितना आदमी बिना बोलने मैटर कर देता है, नहीं बोलेगा नहीं, नहीं कहता है कि आंखें आंख में बात हो जाता है ना। तो वही होता है एक्सप्रेशन, मैंने बिना बोले हुए, बोलबो नहीं किया, एकदम समझ गया कि हाँ क्या बात है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक्सप्रेशन, है ना, कि भाई एक्सप्रेस कर दिया। तो अब एक्सप्रेशन भी अच्छा एक्सप्रेशन किसी को करिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को कुछ गलत एक्सप्रेशन कर दिए, कुछ गलत इशारा कर दिए तो उपाय कर देगा, है कि नहीं। तो इसलिए आजादी है आपको, लेकिन आजादी है अच्छा काम का, गलत काम का नहीं। ठीक है, बहुत बार आदमी नहीं बोल के भी बहुत कुछ बोल जाता है ना। अब आप किसी के यहाँ गेस्ट बन के गए, आपको देखते मुंह एकदम करिया कर लिया, कौन आया, मुंह बना लिया पूरा। अब वो बोल नहीं रहा है कि तुम काहे आए, लेकिन मुंह इतना, पानी मांगेगा तो उठाएगा गिलास सामने पटक देगा, ये नहीं कहेगा कि मतलब ये है कि तुम काहे आए, लेकिन एक्सप्रेशन ऐसा ऐसा देगा ना कि आपको खुद ही अफसोस होगा कि काहे ला इसके यहाँ आए हम, हमको नहीं आना चाहिए था, है ना। ये आपको ऐसा ही फील आने लगेगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या होगा और कैसे होगा। तो इसलिए बोलिए, बोलने का आजादी है, दिखाइए, दिखाने का भी आजादी है, लेकिन बोलने के चक्कर में, दिखाने के चक्कर में कुछ गलत अनर्गल नहीं बोलना है, जिससे कि आपको या तो उसके लिए दंड मिल जाए या फिर आपको खुद ही अपने किए पर पछतावा हो जाए। खुद ही किए पर पछतावा होता है तो ये तो समझिए कि मतलब एक ह्यूमैनिटी का लक्षण है। अब कल आप लोग जो क्लास में एक वाकया हुआ था आपने देखा था, है ना, तो हम तो खैर डांट टूट दिए, अपना हो गया बेचारा। तो रात को 11:30 बजे के अप्रोक्स में मैं अब सोने जा रहा था, उनको फोन आया, फोन आया तो हम कही कौन है, किसका फोन है भाई। तो जनरली हम जिसका नंबर सेव हमने तो उसको उठाते नहीं है, फोन छोड़ देते हैं। फिर सोचे कि उठा लेते हैं, देखते हैं भाई कौन है, क्योंकि ट्रू कॉलर पे हमने देखा कि ट्रू कॉलर पे लिख रहा था आप, क्या तो आप कौन या कुछ, तो हमने रिसीव किया, मैं चलो भाई देखते हैं हु इज दिस, है ना, मैंने कहा देखते हैं। तो उधर से जो आवाज आई, बेचारा बड़ा परेशान था, गला रूधा हुआ था, परेशान था। हम बोले कौन बात कर रहे हो भाई, बोला हम दीपक बात कर रहे हैं सर। बोले दीपक, तो नाम तो हमरा कोनो किसी का याद रहता नहीं है, पता नहीं किसका क्या नाम है। हम बोले कौन दीपक, बताओ क्या बात है। तो बोला कि इसकी हम सर क्लास में आज सुबह में सर बड़ी गलती हो गई मेरे से, हमने आप बात बोल रहे थे सर, बहुत परेशान है, रिजल्ट नहीं हो रहा है, बहुत तरह का अपना कि भाई सब समस्या है सर, और उसी चक्कर में मैंने आपको जवाब दे दिया, मतलब जो कुछ बातें हो गई उसके लिए मैं दिन भर बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ कैसे करूँ। बोले इसमें इतना परेशान होने का क्या जरूरत है, इतना ज्यादा आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है ना। वो आपने एक गलती करी, मैं वैसे जनरली किसी को क्लास से बाहर भेजता नहीं हूँ, लेकिन जब लगता है कि नहीं ये बात ठीक नहीं, तो मैं इग्नोर नहीं करता किसी चीज को, है ना। मेरे साथ एक ये दिक्कत है, ये मेरी पर्सनालिटी का प्रॉब्लम है, आप जो कह लीजिए, ये मेरा हर जगह है, मेरे घर के अंदर, मेरे रिलेटिव सब जगह, कि अगर मुझे कोई चीजें ठीक नहीं लगेंगी तो मैं वैसे लोगों में से नहीं हूं। मैं कहीं पे भी अपने रिलेशनशिप के अंदर में, अपने परिवार के अंदर में भी, माँ मेरी बहुत मुझे समझाती है कि यार तुम चुप क्यों नहीं रह जाते। हम बोले यार मेरे से नहीं रहा जाता, मैं नहीं रह पाऊंगा चुप, मैं बोल दूंगा अगर कुछ लगेगा तो। अब कोई नाराज हो जाए तो वही उनकी समस्या है ना। और अगर मुझे कोई चीज से परेशानी होगी तो मैं अपना एक बना लेता हूँ कि ठीक है मैं एक दो बार बोल दूंगा, सामने से आदमी ठीक सुधर गया तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद ही सुधर जाऊंगा। खुद सुधर जाऊंगा मतलब कि या तो मैं ही दूर हो जाऊंगा, अन्य तो मैं तुमको खुद से दूर कर दूंगा, ये विकल्प हमेशा रहेगा। तो ये चीज होता है। कुछ लोग का कैरेक्टर थोड़ा सा बड़ा इटरेशन होता है, कुछ लोग के कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि मुंह पे वो इतना अच्छा आदमी बात करेगा, आपको कुछ बुरा फील ही नहीं होने देगा, आज जैसे आप हटिएगा आपका 200 बात बताएगा।
अभी सब आदमी तो समझिए कितना, मतलब मेरा तो दिक्कत, और अधिकतर लोग ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना। लेकिन देखिए वैसे लोगों से आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है जो आपको आपकी कमियां आपको बता दे आपके मुंह पे। उससे आपको कोई समस्या नहीं होती। समस्या इसलिए नहीं होती क्योंकि उसने बता दिया, बस मैटर खत्म हुआ, है ना, फिर उसको ऐसा सोचता भी नहीं। लेकिन जो आपके मुंह पे, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, आप तो बहुत बढ़िया हैं, आपके जैसा देखा नहीं आज तक, ये आपको सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार कितना बड़ा शुभचिंतक है मेरा, कितना अच्छा बात करता है मेरे बारे में। वह जैसे आप निकल जाइएगा तो कहेगा अरे जानते नहीं है इसको, हम जानते हैं ये क्या है, हम जानते हैं इसको। तो मतलब ये होता है, ठीक है। बहुत बार लोग बहुत सारे किसी को खुश करने के चक्कर में कि भाई क्यों खुश, मैंने खुश कर दे, थोड़ी दो चार बातें उसके बारे में अच्छी कर दे, इस चक्कर में भी बहुत तरह का बात कर देते हैं। लेकिन व्यक्ति को वैसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी के साथ एक समस्या होता है जरूर, कि थोड़े उसके दोस्त कम बन पाते हैं, विरोधी ज्यादा रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके दोस्त रहेंगे वो बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे, फिर वो आपके साथ वैसे नहीं रहेंगे कि वो आपके पीछे कुछ आपके आगे कुछ, है ना। तो कभी भी आप देखेंगे कि जो आपके लिए हेल्दी रहता है ना। जैसे हम लोग बचपन से नीम का काढ़ा बचपन में लोग पिलाया जाता था घर में, तो पीने पे वो कड़वा लगता था, लेकिन बॉडी को बहुत अच्छा, मतलब ये करता था कि कोई बीमारी नहीं होता था, सर्दी जुकाम बुखार ये सब नहीं होता था, कोई पेट की समस्या नहीं होती थी, है ना। वही अगर सुबह सुबह शहद खा लिया, मीठा खाया, गुड़ खाया बहुत, तो बहुत तरह की दिक्कतें होती थी। तो गुड़ खाने में तो अच्छा लगेगा लेकिन प्रभाव उसका नकारात्मक रहेगा। नीम खाने में कड़ा लगेगा लेकिन प्रभाव उसका अच्छा रहेगा। तो बहुत बार कुछ चीजें होती हैं कि वो नीम के मुताबिक होती हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द टाइम आपको फायदा करता है, तो करता है। अब वो बेचारा बहुत ये था, हमने कहा कि देखो जो बात था बस उसी समय बात था, मैंने तो फिर उस बात को सोचा भी नहीं, फुर्सत ही नहीं है आदमी को उतना सोचने का। तो तुम्हें भी सोचने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन अगर तुमको इस बात का अफसोस हो रहा है, ये तो दिखा रहा है कि तुम क्या हो। अगर किसी ने कोई गलती किया और उसको ये लग रहा है कि मेरे से गलती हो गया, उसका गलती माफ खत्म हो गया, माफ हो गया वो, है ना। मैंने कि तुमको इस बात का एहसास हो गया, बोले सर दिन भर कुछ नहीं पढ़ पाए, लाइब्रेरी जाते थे, लाइब्रेरी में सर मेरा कुछ नहीं हो पाया सर, परेशान थे हमने, तो तुमको और पहले कर लेना चाहिए था, इतना लेट क्यों किया। वो तो बोला कि सर अब कहीं आप बिजी रहते, नहीं कर लेते, 2-3 बार कर लेते तो मैं उठा ही लेता हूँ कि वही किसी को जरूरी होगा, कोई अर्जेंट होगा, है ना, नहीं तो आ जाते। तो बोला कि सर क्या मैं फिर आ पाऊंगा इंस्टीट्यूट। नहीं, अरे क्यों नहीं आ पाओगे, बिल्कुल आओगे, आओ क्लास। तो आज तो शायद कोई टेस्ट है उसका कहीं। तो उन्होंने कहा कि सर हम ऑनलाइन करते थे, आपका क्लास कभी मिस नहीं किए हैं आज तक हम। हाँ, कि सर कभी आपका क्लास मिस नहीं, यहाँ से हम चल जाते थे, लाइब्रेरी में बैठते थे, लाइब्रेरी से आपका क्लास करते थे। देखिए, इसलिए चाहे जो हो, चाहे आप लोग भी फुल करते हैं, हम तो बहुत दिन से पढ़ा रहे, तो देखते कि जो भी स्टूडेंट सब है, विद्यार्थी सब, विद्यार्थी से कभी हमको, मेरे लिए कोई विद्यार्थी का कोई शिकायत नहीं रहता है। हाँ, वो डांट उठ खा लेता है 1-2 बार, क्योंकि हम डांटने में नहीं पीछे हटते हैं, डांट देते हैं, बाहर बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वो डांटने का पर्पस मोटिव बस इतना रहता है कि आप अपना तरीका सीख जाइए, सलीका सीख जाइए, क्योंकि वो फिर जीवन में बहुत काम आने वाला है, बहुत लाइफ टाइम तक आपको काम आने वाला है। और किसी भी शिक्षक का केवल इतना काम नहीं है कि केवल वो आपको पढ़ा दे, केवल पढ़ा दे इतना काम नहीं है। पढ़ाने के साथ साथ वो आपको कुछ सांसारिक चीजें भी बता दे, जिससे कि संसार में एडजस्ट करने में कोई दिक्कत ना हो आपको। नहीं तो हमने तो ऐसे भी लोग देखे हैं, समझे हैं, जो रैंक 1 रहे अपने जीवन में, अच्छी खासी सैलरी रही, और मामूली सी बात पे फांसी लगा के लटक गए। अब बताइए ना, पढ़ाई लिखाई कहां चल गया। केवल पढ़ाई लिखाई से थोड़ी दुनिया चलती है। पढ़ाई लिखाई के साथ संसार की भी चीजें आपको सीखने पड़ेंगी, कुछ चीजों को आपको समझना पड़ेगा। हाउ टू हैंडल दिस प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम आया, कोई दिक्कत आया, तो आपको हैंडल कैसे करना है, और ये भी पार्ट ऑफ स्टडी है ना। राम को जब वनवास हुआ, तो वनवास में जब उन्होंने अपना खड़ाऊ निकाल दिया और पैदल चलने लगे, तो लोगों ने कहा कि यार राजकुमार है, ये राजकुमार जंगल में खाली पड़ चले, कम से कम खड़ाऊ तो पहन लो, तो जंगल में पैर तुम्हारे तो एकदम खराब हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, पैर एकदम ठीक रहेगा। बोला क्यों। बोला कि जो 25 साल तक गुरुजी के आश्रम में थे ना, तो गुरुजी चप्पल पहनने ही नहीं दिए थे।
अब बताइए, चप्पल नहीं पहनना भी कोई सिलेबस में होता है क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि भाई कोई आश्रम में कोई विद्यार्थी वो खड़ाऊ पहनेगा ही नहीं, खाली पड़ रहेगा। अब आश्रम होता कहां था? जंगल में। तो जो 0 से 25 वर्ष तक बिना खड़ाऊ के चल लिया है, उसको चलने में दिक्कत होगा। तो एक तरफ तो वेद भी पढ़ाया, उपनिषद भी पढ़ाया, ज्ञान की बात भी दी, और साथ में जीवन जीने का तरीका भी सिखला दिया। इससे फायदा क्या हुआ कि पढ़ के आए और वनवास जाने को हुआ तो डर नहीं लगा वनवास जाने से, क्योंकि पता था कि वनवास वाला जीवन तो पहले ही गुरुजी जिया दिए हैं, क्या दिक्कत है, खाली पढ़ना चलना होगा, चल लेंगे, तो आदत है, कितना जंगल का कांटा पेड़ में गड़ा है। लेकिन वही पढ़ाते वक्त गुरु आश्रम में उनको खड़ाऊ दे दिया जाता, स्पेशल ट्रीटमेंट, राजा के बेटे हैं आप तो पालकी में आइएगा पढ़ने और पालकी में पढ़ के जाइएगा, तो क्या होता? वनवास में जाते तो राम टूट जाते। तो राम को मजबूत बनाया उनके गुरु वशिष्ठ ने, पहले ही ऐसा बना दिया कि वनवास का कहीं हो जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। शिक्षक का काम केवल किताब पढ़ाना नहीं है, किताब पढ़ाने के साथ साथ अपने विद्यार्थी को वो सब चीज भी बताना है कि जीवन में कैसे ठीक से रहोगे। क्योंकि एग्जाम तो पास कर जाओगे, उसके बाद जीवन का एग्जाम आपके सामने पड़ा हुआ है, उसमें भी पास करना है। बहुत से लोग एग्जाम पास कर जाते हैं, जीवन में फेल कर जाते हैं। दोनों एग्जाम आपको पास करना है, एग्जाम भी पास करना है, आज जीवन का भी एग्जाम पास करना है। अपने आसपास के लोग, अपने माता पिता, अपना परिवारजन जो है, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे, आपसे कुछ गलतियां होंगी, चीजें होंगी, उसमें आपको ठीक तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। रिजल्ट का तनाव दबाव अपने माथे पर बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है, क्योंकि देखिए तनाव में आदमी टूट जाता है। एग्जाम आपका सामने है, बिल्कुल आप खुद पर विश्वास करिए, आप मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत सारा चीज आप लोग का पढ़ा हुआ है। तो आपका सबसे बड़ा काम है रिवीजन, कि आप रिवीजन करके उसको याद करिए। जितना याद करिएगा, घर में प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस मत करिए। आप देखिए कि आपको गलती, आप सेट लेके आइए बाहर से, जितना घंटा का आपका एग्जाम में होने वाला है, आज से ही कम से कम शुरू कर दीजिए कि एक सेट आपको रोज लगाना है, और आपको अपने घर में लगाना है। घर में इसलिए लगाना है ताकि आप प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करें। आप अपने फोन में टाइमर लगाइए, आज जितना घंटा का एग्जाम आपका एग्जाम होता है एग्जाम हॉल में, उतना देर का टाइमर लगा करके फोन सामने रख दीजिए। आप उसको एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए कि उस बीच किसी का ना फोन आए ना कुछ भी आए। सेल्फ डिसिप्लिन, टाइमर लगा के डालिए, आप बैठ जाइए, टेस्ट बनाए, और ओएमआर सीट मार्केट से खरीदिए। पेपर पर लगे कि हाँ 1 2 3, ऐसे नहीं, ये तो आराम से जाएगा, लेकिन एग्जाम हॉल में आपको ओएमआर भरना है। बहुत से लोग रिवीजन के गलती की वजह से ओएमआर भरने में गलती कर देते हैं। क्वेश्चन में लगा दिया 1 का सी, ओएमआर में भर दिया 1 का डी। मालूम पर चला कि क्वेश्चन में ठीक लगाया था, ओएमआर गलती भर दिए। बहुत बार मिस मैनेजमेंट का रिजल्ट ये होता है कि एग्जाम हॉल में अचानक से आपको पता चलता है कि टाइम हो गया, और फिर आप हड़बड़ी में ओएमआर भरने जाते हैं, और उसमें आपका ओएमआर आपने सोचा कुछ और भर कुछ और देते हैं, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं पता है। तो ये सब आपको अभी अपने घर में सीख के जाना है। तो दबाव लेने से अच्छा है कि आप वो काम करें जो सफलता के लिए जरूरी है। और ये सबसे बड़ा जरूरी है कि एक सेट, स्टैंडर्ड सेट, कोई भी सेट नहीं, स्टैंडर्ड सेट जो स्टैंडर्ड है, जिसमें कम गलतियां हैं, उसको उठाइए, ओएमआर सीट मार्केट से खरीदिए। घर में जो शेड्यूल आपका एग्जाम का होता है, उसी शेड्यूल के अंतर्गत जो है आप टाइमर लगा करके बैठिए, ओएमआर भरिए। जैसे ही टाइम खत्म होता है, आपका टाइमर रुक जाएगा, और अब आप देखिए कि उतने घंटे में आप कितना क्वेश्चन पढ़ करके बढ़िया से रंग पाए हैं। अब आपको समझ में आएगा कि कितना क्वेश्चन आपका छूट गया, क्यों छूट गया, ये भी आप एनालाइज कर पाएंगे कि टाइम कहां पे मेरा वेस्ट हुआ, कहां पे मेरा टाइम गया। ये सबको अपनी कमियों को खोजना है, जानना है कि मेरे से कहां कहां का गलती हो रहा है, और ये गलती आप अपने घर में खोजिए। जैसे ही आप अपने घर में ये गलती खोज लीजिएगा, एग्जाम में आपसे गलती नहीं होगा, और एग्जाम में आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए दबाव और तनाव लेने से अच्छा है कि जिससे जो अच्छा बन सकता है वो करिए। खुद को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एंड ऑफ द टाइम आप ये मानिए, आप मेहनत पूरा ईमानदारी से करिए, लेकिन एंड ऑफ द टाइम एक बात को मानिए, इससे आपको तनाव नहीं होगा
कि देखिए मेरे बस का मेहनत है, मैं कर रहा हूं, बाकी मेरे प्रारब्ध में क्या होगा वो ईश्वर ने तय कर रखा है, उस पे मेरा कोई जोर नहीं है, वो मैं नहीं बदल सकता। तो मेरा बस काम है मेरा कर्म करना, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, रिजल्ट मेरे बस का ही नहीं है। मेरे बस का होता तो आज ही छाप देते, पीडीएफ में नाम डाल देते जाकर के घुस करके, उसमें है ही नहीं ना बस का। तो बस का क्या है, मेहनत करना, मेहनत करेंगे पूरी ईमानदारी से, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि रिजल्ट के बारे में सोच के ही तनाव होता है। एक बार अगर आपको तनाव हो गया तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, याद नहीं कर पाइएगा। आपके मेमोरी को हल्का ना रखना है, दिमाग जितना हल्का रहेगा उतना बात आपको याद होगा, और दिमाग में जितना भारी रहेगा उतना कम बात आपको याद होगा। तो दिमाग को हल्का रखने के लिए दिमाग को यह समझाइए कि मेरे बस में मेहनत करना है, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, अपनी कमियों को छांटूंगा, उस पर काम करूंगा, रिजल्ट ईश्वर के हाथ में, वो निश्चित करेंगे कि हमको क्या देना है, वो कुछ ना कुछ तो अच्छा निश्चित करेंगे ही। और अगर आप कर्म करेंगे तो इतिहास इसका साक्षी है कि जिसने भी बेहतर कर्म किया है परिणाम उसका देर सवेर बेहतर ही मिला है। इसलिए आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तनाव लीजिएगा तो टूट जाइएगा, तनाव व्यक्ति को तोड़ देता है। तो आपको टूटना नहीं, आपको तो जुड़ा रहना है, आपको अपने मस्तिष्क को कंट्रोल में रखना है। तो मस्तिष्क कंट्रोल में रहेगा जब तनाव नहीं रहेगा। तो पढ़ाई को एंजॉय करिए, कैरियर को एंजॉय करिए। पारिवारिक परिस्थिति में समझता हूं कि बहुत ठीक नहीं रहती है सामान्य मध्यम वर्गीय विद्यार्थियों को, तो घर का भी प्रेशर रहता है, लेकिन आप यही समझिए कि आपका मेहनत ही सब कुछ बदल सकता है ना, आपका मेहनत ही, ठीक है। तो आपका मेहनत सब कुछ जो है सो चेंज कर सकता है, सब कुछ बदल सकता है। तो इसलिए आपको मेहनत करना है, आप मेहनत कर लीजिएगा, अपने आप में योग्यता डेवलप कर लीजिएगा, तो नियति जो निर्धारित करके रखा होगा वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जहां भी रहिएगा सुख और चैन से रहिएगा। इसलिए तनाव मत लीजिए, तनाव लीजिएगा तो आपको दिक्कत और समस्याएं होंगी ही होंगी। तनाव छोड़िए, अपने आप को रिलैक्स रखिए, हल्का रखिए, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है, और रिवीजन करिए। नया चीज पढ़ने से अच्छा है कि पीछे जो आपने पढ़ा है उसको मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन करें। एनसीईआरटी पर इतना कमांड कर ले, क्योंकि सवाल आपको एनसीईआरटी से ही बनने वाला है, तो एनसीईआरटी को इतना कमांड कर ले। एनसीईआरटी के बॉक्सेस जो हैं, जो बॉक्स में एनसीईआरटी देता है, बीपीएससी टीआर में 1 में 2 में 3 में सब जगह बॉक्स से सवाल पूछा गया है, तो कम से कम सारा बॉक्स याद कर लीजिए। जितने बॉक्सेस में वो बना करके चीजों को बताता है, फैक्ट्स देता है, वो बॉक्स याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस के पैटर्न्स जो है वो वही है कि वो एनसीईआरटी आपसे पूछ रहा है ना। तो आप उसको जरूर कर लीजिए, ये सब चीज करिएगा तो ऐसे ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका तनाव खत्म होगा, ठीक है। डर लगता है बस केवल रिजल्ट के बारे में सोच करके कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा, यही चीज आपको परेशान करता है ना। यही चीज फिर आपको माता पिता का चेहरा दिखता होगा सामने, भाई बंधु का चेहरा दिखता होगा कि भाई रिजल्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो ऐसी जब भी इस तरह का भाव आए, जब भी इस तरह का भाव आए कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो बस एक ही बात सोचिए कि रिजल्ट आपके हाथ में है ही नहीं, और आपके जीवन में एंड ऑफ द टाइम क्या होना है ये आपको नहीं पता है। तो जो चीज आपको नहीं पता है उस चीज के बारे में सोच करके अपना टाइम खराब करने का कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए उसके बारे में सोचिए ही मत। आप बस ये सोचिए कि आप और क्या क्या अच्छा कर सकते हैं, ये मत सोचिए कि रिजल्ट नहीं होगा तो क्या होगा। और अगर ये ख्याल आता ही है तो ये सोच लीजिए कि अगर रिजल्ट नहीं होगा तो हो सकता है ईश्वर ने मेरे लिए इससे कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ तो अच्छा सोचा होगा, इसलिए शायद मेरा ये नहीं हुआ, कुछ तो बेहतर सोचा होगा। और जब भी लगे कि हमको बहुत कष्ट है तो थोड़ा अपने से ज्यादा कष्ट वालों को देख लीजिए, आपको लगने लगेगा कि आपका कष्ट छोटा है, तो वो थोड़ा आपको रिलैक्स देगा। जब भी लगे कि आप बहुत परेशान हैं तो थोड़ा जिस शहर में बाहर निकलिए, उसके फुटपाथ पे घूमिए, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका दुख तो बहुत कम है, आपके पास कम से कम रहने को घर है, खाने को खाना है। बहुत से लोग हैं जिनके पास तो रहने को घर भी नहीं है, चादर बिछा करके सड़क पे सो गए हैं, अब फिर सुबह उठ के काम पे जाएंगे, फिर चादर बिछा के सो जाएंगे, एक दिन काम नहीं करेंगे तो भोजन भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग भी जीवन में रह ही रहे ना,
उनको भी बहुत सारा कष्ट है, लेकिन तनाव लेके क्या करेंगे? तो तनाव वाले जो बिंदु हैं उस पे आपको सोचना ही नहीं है, अपना मेहनत करना है, और उस मेहनत का रिजल्ट होगा कि आप बेहतर कर जाइएगा लाइफ में। जहां कहीं भी आप स्टैंड करिएगा वहां पे आप इतना बढ़िया परफॉर्म करिएगा जिसका कोई ये नहीं है। इसलिए केवल और केवल पढ़िए, अच्छा से प्रैक्टिस बढ़िया से करिए, अपने आप को योग्य बनाइए, आप पाइएगा कि जीवन में आप जहां भी रहिएगा आप बेहतरीन करिएगा। क्योंकि आपका जीवन का प्रारब्ध क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता है। तो जब आपको नहीं पता है तो उस बारे में सोच करके डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन और टेंशन लेने से अच्छा है कि उसके बारे में सोचिए ही मत। बस ये सोचिए कि अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं, अब वो सारा काम कीजिए, अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा तो उससे और अच्छा कुछ हो जाएगा, और ये होता ही है। हाँ, लेकिन ये उन्हीं के साथ होता है जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें नहीं मिलती हैं, एक अचानक से बहुत बड़ी चीज मिल जाती है। अब देखिए जो सफल लोग हैं उनके इंटरव्यूज को देखिए, बहुत बेसिक बेसिक चीज से छट गए और आज कितने बड़े इंपेयर खड़ा किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि योग्यता थी, योग्यता था तो अपने आप को काबिल बना लिया ना। अभी इस बार दफा यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था, आईएएस का रिजल्ट आया था, बहुत से लोग उसमें थे जिन्होंने एसएससी का भी एग्जाम दिया था जी। एसएससी नहीं हुआ उनका, यूपी पीसीएस में जाकर के फेल कर गए थे, आईएएस बन गए। अब बताइए, तो पीसीएस फेल करने वाला अगर सोच लेता कि यार हम क्या बनेंगे आईएएस, तो बनते कभी? क्या नहीं बनते। और बहुत से लोग जो आईएएस नहीं बन पाए, आज उनको लगता है कि अच्छा हुआ कि नहीं बन पाए। मणिकांत सिंह, इंडिया का इतिहास का सबसे बड़ा फैकल्टी, आईएएस नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं कर पाया आईएएस, लेकिन कितनों को आईएएस बना दिया। करोड़ों की संपत्ति है, अरबों की संपत्ति है, दिल्ली में कितने सारे संस्थान चल रहे हैं। आईएएस होते ना, इतनी संपत्ति होती ना तो ईडी कब के उठा लेती। तो पता थोड़ी है कि प्रारब्ध क्या होगा आपका, नहीं पता है आपको। तो आपके हाथ में है आपकी योग्यता, आपका कलम और आपका दिमाग, ये आपसे कोई नहीं छीनेगा। तो जब ये आपके हाथ में, तो इसी को इतना बढ़िया से करना है कि इतना काबिल बन जाए कि दुनिया में कहीं भी जब आप पढ़ाई का बात होगा तो अपने विषय में आप किसी को टिकने नहीं दीजिएगा। ये कॉन्फिडेंस बस खाली डेवलप कर लीजिए अपने अंदर में, फिर रिजल्ट का आप मोहताज नहीं रहिएगा कि हमको रिजल्ट होगा तो हम ये करेंगे। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे जिनका कहीं और रिजल्ट नहीं हुआ और आज करोड़ों के संपत्ति खड़ा किए हुए हैं। उनके प्रारब्ध में शायद वो नहीं था तो उनको नहीं मिला, लेकिन जो मिला उससे अरबों कमा रहे हैं, उससे करोड़ों कमा रहे हैं। तो वो आपके हाथ में नहीं है तो आपको उसके बारे में सोच करके परेशान होने का जरूरत नहीं है। बस आपको ये सोचना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और हां, प्लान बी आपके पास रेडी रहना चाहिए कि हम प्लान बी क्या एग्जीक्यूट करेंगे। लाइफ में हम इस रास्ते जा रहे हैं, इस रास्ते हमें वो कोई जो मंजिल अगर वो नहीं है तो प्लान बी क्या है मेरे पास। जहाज जब उड़ता है तो आप अगर जहाज की यात्रा किए होंगे तो आप देखते होंगे जब एयर होस्टेसेस आती हैं तो आपको बताती हैं कि अगर प्लेन में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैसे आपको निकलना है प्लेन से, है ना। कैसे आप यहां से निकलेंगे, कैसे आप खिड़की से भागेंगे, कैसे क्या करेंगे, किस तरीके से क्या होगा, सिक्योरिटीज क्या होगी। अब कंपनी जो है वो थोड़ी ना चाहती है कि प्लेन उसका क्रैश कर जाए, लेकिन वो सोचती है कि हमने प्लेन बनाया तो कोई प्रॉब्लम तो हो ही सकता है कभी ना कभी, तो वहां से हम निकलेंगे कैसे। तो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी पूरी इच्छा है कि हम सेलेक्ट होंगे, लेकिन एक पॉइंट पे हमारे पास प्लान बी होना चाहिए कि रास्ते में यदि कुछ गड़बड़ी हुई तो प्लान बी क्या है, दूसरा क्या करेंगे, दूसरा क्या ऑप्शन हमारे पास बचता है। उस ऑप्शंस के साथ चलेंगे तो डर थोड़ा कम लगेगा। डर तब लगता है ना जब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं होता है, आपको लगता है यार ये नहीं होगा फिर मेरा क्या होगा, अब तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूंगा। आप दिमाग में एक प्लान बी जरूर सोचिए कि इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूं, और मेरे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है, और मैं क्या क्या चीजें डेवलप कर सकता हूं अपने अंदर में।
क्योंकि ये होने के बाद भी ये आपकी आखिरी चीज थोड़ी है, ये हो भी जाएगा, फिर लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तो आप कीजिएगा। ये तो है कि सिक्योरिटी मिल जाएगा, आपकी नौकरी होगी, सिक्योर हो गया लाइफ। आगे बढ़ने के लिए और क्या क्या कीजिएगा, तो इसके लिए आपको अपना एक आध प्लान और दिमाग में सोचना चाहिए कि और क्या क्या ऑप्शंस मेरे पास हैं, और मैं क्या क्या कर सकता हूं, और उन ऑप्शंस के साथ आप आगे बढ़िए लाइफ में। तो सबसे बड़ा समस्या या सबसे बड़ा जो हम लोग अपने मस्तिष्क पर से जो कंट्रोल खो देते हैं वो होता है तनाव। तनाव को भगाइए, खुश रहिए, दिमाग को हल्का रखिए, रिजल्ट के बारे में सोचिए ही मत, बस ये सोचिए कि रिजल्ट अच्छा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो जो जो कर सकते हैं वो करिए, रिवीजन करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवीजन करिए, घर में एक सेट बनाइए, टाइमर के साथ बनाइए। जब सेट बना लीजिए तो देखिए कि कहां कहां पे गलती हुआ और क्यों गलती हुआ। फिर अगला दिन जब सेट बनाइए तो प्रयास करिए कि वो गलती जो हमने कल की थी उस गलती को हमको रिपीट नहीं करना है। 10 सेट ऐसे आप घर में बना के देखिए, 11वां दिन आप पाएंगे कि आप बड़ी बहुत कंसिस्टेंट हो जाएंगे, आप बहुत टाइम के अंदर में आप सॉल्व कर लेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और घर में अगर आप टाइम के अंदर पेपर सॉल्व करना सीख गए तो एग्जाम हॉल में आपको पास करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में बहुत माइनर माइनर मिस्टेक होता है, ठीक से क्वेश्चन में नहीं पढ़ पाए, पढ़े कुछ उत्तर कुछ और लगा दिए, क्यों? लैक ऑफ द प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आप आराम से करिएगा, देखेंगे कोई कोई आदमी बहुत संभाल के भी गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट कर देता है, और कुछ कुछ लहरिया बाइकर सब होता है, देखने को तो हम लोग कह देते हैं कि लहरिया बाइकर है, लेकिन वो लहरिया बगल से निकल जाएगा, आपको टचो नहीं करेगा। प्रैक्टिस, इतना अभ्यास कर लिया ना कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वही तो एग्जाम प्रैक्टिस का चीज है। घर में इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत ना हो, लेकिन घर में बिना प्रैक्टिस किए एग्जाम हॉल में लड़ने उतर जाते हैं पेन पेपर के साथ, इसीलिए वहां पर गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है। बिना प्रैक्टिस के जो भी जाएगा खेलने के लिए उसका आउट होना निश्चित है, लेकिन जो प्रैक्टिस करके जाएगा वो आउट नहीं होगा जल्दी। तो प्रैक्टिस आपके घर में होगा, घर में नेट प्रैक्टिस कीजिए, घर में अपना सारा सिस्टम डेवलप कीजिए, घर में कीजिए, जाके एग्जाम के दिन एग्जाम दीजिए, डर खत्म रहेगा। डर लगने का एक भी एक कारण होता है कि लगते रहता है कि तैयारी ठीक नहीं है। जब तैयारी ठीक रहता है तो कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक रहता है। तो जो जो चीजें आपको ठीक लगने के लिए, ठीक करने के लिए हो सकता है वो सब कीजिए। दबाव तनाव से मुक्त रहिए, किसी तरह का कोई दबाव तनाव मत लीजिए, और अपने आप को बस सोचिए कि आप अपने अच्छे के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो सब बस कीजिए। वो करिएगा, आपको कहीं कोई दिक्कत और समस्या नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं किसी को भी कहता हूं कि किसी भी चीज का तनाव नहीं लेना है, और आपको बस अपना काम पर फोकस रखना है कि आपको अपना काम ठीक से करना है, परफेक्शन काम में लाना है। काम में परफेक्शन रहेगा, फिर आपको किसी तरह से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगी। आज जैसे ही आपको आपके काम में परफेक्शन आता है ना, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो दिखने लगता है ना। तो क्या करना होता है, काम में आपको अपने परफेक्शन लाना है। ठीक है, चलिए बी है। बी क्या है, तो देखिए ये है सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता, है ना, सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, हम्म, क्या, हाँ मीटिंग, हाँ सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, राइट टू हेल्ड अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, है ना। ठीक है, तो सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता बिना किसी हथियार के, विदाउट एनी आर्म्स। ठीक है, इसी में लिख लेंगे, बिना किसी हथियार के आप सम्मेलन बुलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम्मेलन में किसी आदमी के पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए, है ना, बिना किसी हथियार के। ठीक है, विदाउट एनी आर्म्स है क्या,
हाँ, किसी को भी, सब लोग को अधिकार है कि आप सम्मेलन बुला सकते हैं, किसी तरह का सम्मेलन बुलाइए, लेकिन हाँ उसमें किसी के पास हथियार नहीं होना चाहिए, आर्म्स नहीं होना चाहिए, है ना। आपको अधिकार है कि आप सम्मेलन बुला सकते हैं, ठीक है, सभा कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इसके तहत आप राजनीतिक पार्टियां अपना सभा सम्मेलन करते हैं, सब लोग करता है, कोई अपना मीटिंग बुला सकता है, अपना सम्मेलन करेगा, बस उसमें हथियार नहीं होगा। हाँ, तो लाइसेंस वाला लेके आ सकता है ना, वो अपना लेके आ सकता है, ठीक है, जिसके पास लाइसेंस है वो लेके आ, क्योंकि उसका सिक्योरिटी का है, उसका सिक्योरिटी पर्पस है ना, कि मान लीजिए उसको डर है कि कहीं उस पर हमला ना हो जाए, तो वो अपना सिक्योरिटी के लिए लेके आ सकता है, बाकी लोग जो है सो नहीं लेके आ सकते। लेकिन अब जैसे लाइसेंस वाला लोग का भी हथियार जब्त हो जाता है चुनाव के टाइम पर, जैसे अभी चुनाव है तो जमा हो जाता है ना, फिर चुनाव के बाद वापस मिल जाता है, ठीक है। तो सम्मेलन शांतिपूर्ण आपका होना चाहिए, सम्मेलन में किसी प्रकार का आर्म्स हथियार नहीं होना चाहिए, और सम्मेलन का विषय भी ठीक ठाक होना चाहिए, इन्हें कि चोरों का सम्मेलन हो रहा है ना। अब 20 गो मीटिंग बुलेले है कि कहवा चोरी करना, आप सब राय कर लिया, अब पुलिस को मिल जाएगा सूचना और पुलिस बैठ के जाके गिरफ्तार कर लेगी, तब वहां पर नहीं कर सकते कि मेरा फंडामेंटल राइट हमको काहे ला गिरफ्तार कर रहे हैं। उद्देश्य आपका ठीक होना चाहिए, पर्पस ठीक होना चाहिए, मोटिव ठीक होना चाहिए, मोटिव आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सी 19(1) सी, सी है संगठन बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाने का अधिकार, ठीक है। मैंने सबको ये अधिकार है कि चाहे तो संगठन भी अपना बना सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं है। तो राजनीतिक पार्टी सब ऐसा ही बनता है ना, पॉलिटिकल पार्टी सब जो बनती है, जो बनाते हैं सब, तो इसी के तहत बनता है, ठीक है। राजनीतिक पार्टियां इसी के तहत बनती हैं, ठीक है। इसके अलावे डी, तो डी में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अबाध संचरण की स्वतंत्रता भारतीय क्षेत्र में, राइट टू फ्रीली मूव इन इंडियन टेरिटरी, राइट टू फ्रीली मूव इन इंडियन टेरिटरी, भारतीय क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने की स्वतंत्रता बिना किसी बाधा के, है ना, अबाध संचरण। तो आप भारत में कहीं भी घूमिए फिरिए आइए जाइए, कोई आपको नहीं रोकेगा, है ना। अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, बिना किसी बाधा के आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। फिर 19E लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे निवास करने की स्वतंत्रता, भारतीय क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीली रिसाइड एंड सेटल, राइट टू फ्रीली रिसाइड एंड सेटल, भारतीय क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे इसको आप ध्यान रखेंगे, निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है। तो राइट टू फ्री रिसाइड एंड सेटल, भारत में कहीं पर भी, ठीक है, भारत में कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं, यानी कि जमीन खरीद के घर बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपका अधिकार है। हाँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ पार्टिकुलर जगह पर आपको रोका जा सकता है, जो पीछे भी हमने बताया था आपको कि कोई ट्राइबल एरिया है, वहां का कल्चर को प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये पहले इसका एक्सेप्शन था कश्मीर, कि कश्मीर में आप नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब कश्मीर में भी खरीद सकते हैं,
ठीक है, 370 हट चुका है, 35A खत्म हो चुका है, तो आप वहां पर भी जमीन खरीद के घर बना सकते हैं अगर आपके पास पैसा है तो। है क्या बाहरी क्षेत्र में? हाँ, तो वहां पे परमिशन आपको ग्रांट करना पड़ेगा। ये एक तो उसका ये भी है कि सीमावर्ती क्षेत्र है, लेकिन लेकिन अब आपको जैसे कि पहले बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, पहले बिल्कुल भी अधिकार नहीं था कि आप वहां पे जाके ले सके, अब आप ले सकते हैं। आज कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला आदमी बिहार का है, गया जिला का, जाके कश्मीर जमीन खरीद लिया, है ना। बिहार को कौन समझते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर निवास करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, तो कहीं पर भी आप निवास कर सकते हैं भारत में। इसके अलावे हाँ जी, हाँ, अडानी एक आदमी होगा। आइए, तो एफ जो है ये अब खत्म है जी, एफ वर्तमान में नहीं है। इस संपत्ति का अधिकार था तो वो तो खत्म हो चुका है ना। तो एफ लिख करके क्रॉस मार्क दे देंगे कि ये हट चुका है, ये नहीं है वर्तमान में, एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके बाद है जी, तो जी है वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता। वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता या व्यवसाय की स्वतंत्रता भी इसको कह सकते हैं आराम से। राइट टू प्रोफेशन, ठीक है, वृत्ति एवं उपजीविका की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपना जीवन चलाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय कर सकते हैं अपनी योग्यता के मुताबिक, ठीक है, जो आप करना चाहें, है ना। आपकी जो योग्यता, अब इसका ही नहीं कि इलीगल हथियारे का व्यापार करना शुरू कर दिए, कट्टा बेचना शुरू कर दिए, दिक्कत है, हाँ, गांजा बेचना शुरू कर दिए, दारू बेचना शुरू कर दिए, तो गलत बात है, पकड़ा जाइएगा तो पुलिस उपाय कर देगी। माने ऐसा काम करना है जो शासन प्रशासन के खिलाफ में नहीं हो, नियम कानून के अंतर्गत हो। इसलिए करें कि जितना अधिकार आपको मिला है सब कंट्रोल में मिला है, एब्सोल्यूट नहीं मिला है कि जो मर्जी सो नहीं। इतने ऐसा ही करिए काम जिससे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत किसी को नहीं हो, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा। तो यह 6 तरह की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में केवल, ठीक है। तो इसको यहां पे ध्यान रखिएगा। ये जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसके तहत बहुत सारा स्वतंत्रता आपको मिला हुआ है। जैसे कि आपसे पूछ देगा कि झंडा फहराने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, तो NS 19A के तहत ही आता है, 19(1)A जो है सो राइट टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। पुतला जलाने का अधिकार, नेताजी लोग का जो पुतला सब लेके जला देता है, तो अभिव्यक्ति है ना, तो इसी के तहत आता है, ठीक है। आंदोलन करने का अधिकार इसी के तहत आता है, ठीक है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी के तहत आता है। तो तमाम चीजें जो है वो यहां पर जो है सो आपको डिमांड किया जा सकता है, इसके तहत अधिकार जो है सो यहां पर रखा जाता है, ठीक है। हाँ, हाँ, मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है, हाँ, वोट देने का अधिकार इसी में है, ठीक है। हाँ, हाँ, वही मीडिया की स्वतंत्रता वही है, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। हड़ताल अधिकार नहीं है, आंदोलन आप कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखते हैं हड़ताल होता है तो पुलिस उठा के तुरंत लेके चल जाती है, ठीक है। हड़ताल स्ट्राइक करना आपका अधिकार नहीं है, यह मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है, बहुत पहले ही कर दिया था कि संविधान में हड़ताल करना कोई अधिकार नहीं है। तो उस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाया है। हड़ताल करना अधिकार थोड़ी है आपका, हड़ताल करना आपका अधिकार नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने पहले व्याख्या किया कि इसमें मत समझिएगा कि इसका हड़ताल जो है सो ये होगा। तो जब कोई भी हाई कोर्ट कुछ कह देता है ना, तो भी बाकी लोग के लिए भी वो नजीर रहता है। हाँ, जब तभी हटेगा जिस दिन सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि नहीं बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट आज तक नहीं कहा है, इसलिए जो हाई कोर्ट को भी आज सुप्रीम कोर्ट को भी कहा जाता है अभिलेख का न्यायालय, ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये आपको 1955 के अप्रोक्स में ही आ गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको हड़ताल, ध्यान रखिएगा, हड़ताल करना आपका अधिकार नहीं है, आंदोलन करना आपका अधिकार है। तो आंदोलन के लिए सरकार जगह दे देती है,
बता देती है कि यहाँ जाके करो, कोई दिक्कत नहीं सर। बिहार में वहाँ गर्दनी बाग के नीचे है वो ब्रिज, जो चितकोहरा ब्रिज के आसपास का इलाका है ना, तो वो आपको मिला हुआ है कि नीचे बैठ के आराम से अपना करिए हंगामा, कोई दिक्कत नहीं, वहां करिए हड़ताल। ये अब आके के आप इनकम टैक्स चौराहा पे करिएगा तो आंदोलन थोड़ी, हड़ताल है। अब कर दीजिएगा, अब आदमी सबको अपना घर जाना है, आना है, ऑटो नहीं चल पाएगा तो क्या होगा, स्ट्राइक हो जाएगा। तो इसलिए जब स्ट्राइक होता है तब पुलिस डंडा से स्वागत करने आ जाती है ना। हड़ताल करिएगा तो पुलिस पहुंचेगी, वो आपका फंडामेंटल नहीं है। लेकिन आंदोलन करिएगा तो आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर से आपको जगह मिल जाता है, वहां पे आराम से करिए, आप बोलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई पुलिस जाके आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि आपको प्रोटेक्शन दे देगा, आपको सहायता देगा। हाँ बिल्कुल, आदेश लेना पड़ेगा, बिना आदेश कैसे करिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको ध्यान रखेंगे, तो ये 6 तरह की स्वतंत्रता यहां पर जो है सो आपको प्रोवाइड कराया गया है। कोई दिक्कत है? हाँ, मूल में 7 था, ये 6, ठीक है। कोई दिक्कत? क्लियर है? समझ में आया बात? चलिए आगे आइए, आर्टिकल 20। अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20, अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, इसका मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन। प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है। तो अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। तो पहला है दोहरे दंड से मुक्ति। दोहरे दंड से मुक्ति, फ्री फ्रॉम ड्यूअल पुनिशमेंट। दोहरे दंड से मुक्ति। अब दोहरे दंड से मुक्ति का क्या मतलब है? हाँ कि हाँ, एक आपने अपराध किया है तो उसके लिए एक ही सजा आपको मिलेगा, एक ही बार सजा मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही अपराध के लिए आपको बार बार सजा दिया जाए। एक बार आपने अपराध किया, कोर्ट ने आपको सजा दे दिया, आपको सजा हो गया, आप सजा काट लिए, तो उसके बाद अब आपको उस मैटर में जेल नहीं होगा। उसके बाद फिर आपको दूसरा अपराध करिएगा तो उसके लिए भले आपको होगा, एक अपराध के लिए बार बार आपको सजा नहीं, एक बार सजा हो गया, वो काट लिए तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो कहता है कि दोहरे दंड से मुक्ति, किसी आदमी को एक अपराध के लिए बार बार सजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा है अपराध के समय की सजा। अपराध के समय की सजा, यानी कि जिस समय आप अपराध किए हैं उस समय जो सजा का प्रावधान है वही सजा आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो पुनिशमेंट ड्यूरिंग द क्राइम, है ना, द ड्यूरिंग द फेज ऑफ क्राइम, जो अपराध के समय का जो होगा उसके समय जो पुनिशमेंट का प्रोविजन होगा वही पुनिशमेंट आपको दिया जाएगा, दूसरा पुनिशमेंट आपको नहीं दिया जाएगा। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे, अपराध के समय की सजा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए, इसको समझ रहे हैं कि मान लीजिए कि आज आपने कोई क्राइम किया, आज कितना तारीख है? 18, है ना। तो 18 में 2024 को आपने कोई क्राइम किया, और आज तक एक प्रावधान है कि अगर आपने किसी को मार दिया तो आपको मृत्यु दंड मिलेगा, आपको आजीवन कारावास होगा, ठीक है। ये नियम है कि आपको उम्र कैद की सजा हो जाएगी।
तब तक कल क्या होता है, 19 तारीख को कानून बदल जाता है। अब हो गया कि अब आप किसी को मारिएगा तो आपको फांसी का सजा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 18 तारीख को या 18 तारीख से पहले जितना सब क्राइम किया है उसको कौन सा सजा होगा, उसको उम्र कैद होगा, माने आजीवन कारावास होगा, क्योंकि वो जब अपराध किया था तब वो है सजा था। अब 19 तारीख से के बाद से जो करेगा सब उसको फांसी होगा, क्योंकि तब कानून बदल गया। तो आपको सजा वही मिलेगा जो आपके अपराध के समय का सजा है, दूसरा सजा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसे इसको एग्जांपल पे समझिए कि दिल्ली का निर्भया कांड 2012 में हुआ था, 16 दिसंबर 2012 की घटना थी, है ना, निर्भया कांड। बहुत देश को शर्मसार कर देने वाली घटना थी, पूरा देश सड़कों पे था मोमबत्ती कैंडल लेकर के। देश जिस तरह की स्थिति में था लगा कि वैसे अब तो फिर वैसी घटना कभी घटेगी नहीं, लेकिन वैसी घटनाएं लगातार घट ही रही है देश के अंदर में, ना, है ना। तो हाँ, 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 मतलब मणिपुर बिल्कुल इसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण बना हुआ है। बिहार के अंदर में मुजफ्फरपुर में हुआ था, वैशाली, है ना, उत्तर प्रदेश का हाथरस कांड, है ना, बहुत सारे घटनाएं ऐसी घटी हैं। तेलंगाना में हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब है कि उसमें जो है ये सब घटनाएं घटी। तो जब घटना घटती है उसके बाद जो लोगों का अवेयरनेस दिखता है उसको लगता है कि अब तो ऐसी घटना कभी घटेगी नहीं, लेकिन ये सब घटना जो है वो सब घटना बहुत ये रहता है ना, बहुत ज्यादा। एक मिनट रुक जाइए, हेलो। तो अब ये तो कहेगा कि भाई अब नहीं रिसीव कर रहे हैं ना, दिक्कत हो जाएगा। बोले रुको भाई, अब कहते ना कि भाई अब रिसीव करना पड़ेगा। अब कह दिए क्लास में तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास वास लेकर निश्चिंत होकर करिएगा। हमने ठीक है, ये तभी से सोचा कि इग्नोर कर रहा है बार बार। लेकिन अब आदत रहता है, अब नहीं रिसीव हुआ फिर बाद में आदमी कर लिया जाएगा, कभी कर लिया जाएगा, कर लिया जाएगा चक्कर में होबे नहीं करता है। तो अब जो है यहाँ पर तो दिल्ली में ये जब घटना घटी तो उसका सबसे बड़ा जो अपराधी था, सबसे बड़ा जो क्रिमिनल था, उस उस समय एडल्ट नहीं था, है ना, वो छोटा था। तो वो एडल्ट नहीं था। अब भारत का जो आईपीसी सीआरपीसी कानून कहता है कि अगर कोई नाबालिग है और वो अगर कितनों बड़ा का कांड कर दिया है ना तो उसको मैक्सिमम सजा है 3 साल का। मैक्सिमम सजा माने अधिकतम अगर होगा तो 3 साल। 18 वर्ष एज नहीं है और अगर आप बहुत बड़ा कोई क्राइम कर दिए हैं तो ऐसे में आपको खूब बड़का अगर सजा होगा तो 3 साल। अरे कुछ हो कर दिया था, कुछ जान में नहीं गया था उसमें, नागरिकता क्या खत्म होगा भाई। ई कौन कहता है, ई कौन कहता है भाई, कहा कहा तुम तुम तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिमाग हो गया है खराब। अरे उस संसद के सदस्यों के लोगों के लिए वो नियम है, जो सांसद में चुन लिया गया ना, जो विधायक बन गया चाहे सांसद, उसके लिए नियम है कि अगर आप सांसद हैं या चाहे विधायक हैं तो आपको किसी मामले में 2 वर्ष का सजा हो गया, चाहे 2 वर्ष, तो आपका सदस्यता चल जाएगा, आप सदस्य नहीं रहिएगा। आप फिर अगले 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़िएगा, फिर 6 वर्ष के बाद आप चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात है।
तो उसको कहाँ कहाँ घुसा दिया। नागरिकता उसमें कहाँ जा रहा है किसी का? आई आम जनता के लिए है ही नहीं, ये नेताजी लोग के लिए है। आम जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कानून आम आदमी के लिए, खाली सांसद विधायक लोग के लिए है। ठीक है, कि अगर वो चुनाव लड़ लिया, जीत गए हैं, उनको मान लीजिए कि हो गया है सजा, तो उनको हो गया है सजा 2 साल का, चाहे 2 साल जाए तो उनका सदस्यता रद्द हो जाएगा। ठीक है, अब फिर अगला 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नागरिकता उतना नहीं जाएगा, फिर 6 साल बाद चाहे तो चुनाव लड़ सकते हैं। ये नेताजी लोगों के लिए केवल, इसका इससे कहीं कोई संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब उसका क्या है कि उसमें उसको था कि 3 साल का सजा कब आई थी, तो उसको हो गया 3 साल का सजा। तो 2012 का घटना था, 15 में उसका 3 साल पूरा हो गया। अब 15 में वो जेल से बाहर आ गया, अभी वो फ्री घूम रहा है। हाँ, तो अब कौची कर रहे हो, तो हो गया ना, उसका अपराध खत्म हो गया। तो अब क्या हुआ कि जब बाहर आ गया, तो बाहर आ गया तो देश में फिर 2015 के लास्ट में बहुत आंदोलन होने लगा कि भाई ये कौन सा बात है, ये तो बहुत बड़ा अपराध था। जब उसका जितना एडल्ट क्रिमिनल था सबको फांसी हो गया, तो जेल में फांसी लगा लिया था, अब बाकी सबको फांसी हो गया जी, कोरोना काल में फांसी हुआ बाकी सबको। तो अब हुआ कि भाई क्या किया जाए, तो हुआ कि देखिए, अगर कोई बहुत बड़ा जघन्य अपराध अगर कर देता है तो उसमें उम्र सीमा को आप कम करिए, मतलब ये 18 वर्ष मत रखिए। तो अभी भी उम्र 18 ही वर्ष है, लेकिन 2016 में सरकार ने एक कानून बनाया। उस कानून में कहा कि अगर कोई बच्चा अपराध करता है और वो अपराध अगर बहुत बड़ा होगा, बहुत खतरनाक होगा, अपराध की प्रकृति देखी जाएगी, और अगर अपराध की प्रकृति बहुत खराब हुई तो फिर उससे बच्चा वाला व्यवहार नहीं, उससे एडल्ट वाला व्यवहार किया जाएगा। और तब एज घटा के कर दिया गया 16 साल। तो अब ये ध्यान रखेंगे कि 16 साल सारा केस में नहीं, जो केस बहुत खतरनाक टाइप का हो, माने है बच्चा, देखने में छुटन लगे, घाव करे गंभीर, है ना, वैसन, तो वैसन वाला अगर होगा कि देखने में तो छोटा है लेकिन कांड कर दिया बहुत बड़ा, तो उसके साथ एडल्ट वाला फिर व्यवहार करेंगे। आज जो नॉर्मल टाइप का क्राइम व्राइम किया है उसका एज 18 साल ही देखा जाएगा, सबके लिए कम नहीं हुआ, लेकिन गंभीर अपराधियों के लिए कम हो गया है कि गंभीर कोई अगर अपराध करता है तो उसका एज जो है सो 16 साल माना जाएगा, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा। हाँ, अब देखिए कि अब ये तो जेल से बाहर आ गया, कानून तो बन गया, लेकिन अब ये वाला कानून इस पर लागू थोड़ी होगा, क्योंकि इसका तो अपराध हुआ था 2012 में, और 2012 में कानून नहीं था, इसलिए क्या हो गया, बच गया। लेकिन 2016 के बाद यदि कोई बच्चा भी इस तरह का कोई बहुत खतरनाक काम करता है तो उसके साथ एडल्ट वाला व्यवहार ही किया जाएगा। ये नया कानून बन चुका है। हाँ, 16 से कम होगा तो फिर वो एडल्ट नहीं, मतलब वो एडल्ट नहीं माना जाएगा, फिर 3 ही साल रहेगा। हाँ, अगर 16 से नहीं तो फिर भी रहेगा, वो 3 ही साल रहेगा उसका। ठीक है, तो यहां इस प्रकार से तो ही अपराध के समय की सजा तो देखा जाएगा कि अपराध जब हो रहा है तब सजा का क्या प्रावधान है और उसी के अंतर्गत सजा दिया जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा। अब 20 का 3 अब आइए, तो 20 का 3 कहता है स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अब आप देखिए, तो स्वयं के विरुद्ध माने कि आपके अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, से पुलिस आपको उठाती है, अब पुलिस कहती है कि बताओ अपराध किया था, क्राइम किया था, तो लोग कहते हैं नहीं किए थे, पुलिस मारती है। तो पुलिस अगर गिरफ्तार कर ली, आप लग रहा है कि मारेगी, चाहे मारने की कोशिश कर रही है, और आप अगर क्राइम नहीं किए हैं, फिर भी मान लीजिए कि हमने किया है, कम से कम तत्काल मार नहीं खाइएगा। तो पुलिस ऐसा उपाय से मारती है ना कि आप किसी से दिखाइयो नहीं पाइएगा कि हमको पिटाई हुआ है।
कैसे कि वो ना आपको ना दोदरा होने देगा और ना चीन पड़ने देगा। इतना सलीका और इतना तरीका से मारेगा कि आपको जब जब भी गर्मी बढ़ेगी, थोड़ा हवा बढ़ेगा, पुछोया जब चलेगा, पुरवाएगा, तो आपको बार बार दर्द होगा और उसमें कोई दवाई काम नहीं करेगा। कितनों बाम आप मुंह लगा लीजिएगा, कितनों दवाई आप देखिए ना कहीं फूलल है ना कहीं टूटल है। ऐसा भी नहीं मारता कि कहीं फूल जाए चाहे कहीं टूट जाए, तरीका से मारता है। तो आप जज साहब के सामने कहबो करिए ना कि हमको मारे हैं, तो जज साहब दिखाओ तो कहाँ मारा है, तो देखिए तो कुछ है ही नहीं है। आज आप कहिए कि महाराज ऐसा मार मारा है कि जब हवा बहता है तबे दर्द करता है, ऐसा नहीं करता है। तो पुलिस बहुत तरीके जानती है। तो पुलिस आपसे पुलिस काहे मारती है कि अपराध स्वीकार करो। तो पुलिस अगर पकड़ ली, अगर मूड में है पुलिस उपाय करने के, तो जो जो कहती है उसकी हाँ ठीक है हम किए हैं। इससे क्या होगा, पुलिस आपको तुरंत भेज देगी जज साहब के यहाँ। आज जैसे जज के सामने जाइएगा तो वहां 164 का बयान दर्ज होगा जज के सामने। तो जज साहब आपसे पूछेंगे कि बताओ ये काम तुम किया था, तो वहां कह दीजिए कि ना हम नहीं किए थे। अब जज साहब पूछेंगे कि तो एक्सेप्ट काहे किया, पुलिस कहेगा सर हमारा सामने एक्सेप्ट किया था। बोला कि अगर नहीं करते ना तो आपके सामने आने लायक छोड़वे नहीं करते दरोगा जी, बड़ी मार मारते, तो इसलिए एक्सेप्ट कर लिए थे। तो जज के सामने जो आप बयान दीजिएगा वही माना जाएगा। पुलिस के सामने दिया गया बयान कोर्ट में एडमिसेबल नहीं होता है, कोर्ट उसको नहीं मानता है। बना लीजिए वीडियो, कुछ बना ले है, कर लीजिए रिकॉर्ड, क्या दिक्कत है। फिर भी जज साहब नहीं मानेंगे। जज साहब के सामने कहिए कि जज साहब हम रिकॉर्ड कर रहे थे क्या, आपका वकील कहेगा कि रिकॉर्डिंग कब हो रहा था, बोलने वक्त, पिटाई के वक्त रिकॉर्डिंग बंद था। और रिकॉर्डिंग किसके कंट्रोल में रहेगा, पुलिस के कंट्रोल में ना है। तो जब मारेगा तब बंद करो जी कैमरा, तनी अब मार देगा, अब फिर तनी क्रीम पाउडर लगा करके कैमरा ऑन कर दो, देखिए तो एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है इनको। जज साहब कहते हैं कि हमारा सामने क्या बोल रहा है वही मायने रखता है। जज साहब के सामने आप जो कहिएगा वही है। इंपैक्ट अच्छे बहुत डर ही रहेगा तो जज साहब को वकील अपॉइंट कर देंगे और कहेंगे जाओ पुलिस इंटोग्रेशन में तुम साथ साथ रहना और देखना कि पुलिस कहीं मार तो नहीं रही है। अगर बिना मरले अगर अपने से स्वीकार कर रहा है तो ठीक है, अब मार और के डर से कर रहा है तो फिर दिक्कत है। तो जज को किसी को भी ये अधिकार यही है कि कोई भी आपको अपने विरुद्ध ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। कोई नहीं कह सकता है कि तुम कहो कि तुम ही अपराध किए हो, ये कहने के लिए कोई तुमको बाध्य नहीं करे, तुम्हारा अधिकार है, इसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो दोहरे दंड से मुक्ति रहेगी, अपराध के समय का सजा दिया जाएगा, आज स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो इसको है गवाही का इंग्लिश है क्या चीज, टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी। लिख लीजिए, कि any person never can be enforced, any person never can be enforced to the self against confession, self against confession। ठीक है, कन्फेशन ही कराती है पुलिस। टेस्टिमोनी इज नॉट वर्ड टू इंप्लाई इन दिस कंडीशन, ना। कोर्ट कहते हैं क्या कन्फेस किया है, बोले कि नहीं, तो बोले हम पूछ रहे हैं, हम बताओ हमारा सामने कर रहा है, तो बोले नहीं आपके सामने तो और नहीं करेंगे, यहाँ पिटाने का डर नहीं ना है। जज साहब पिटाने नहीं देते हैं किसी को, जज साहब सीधे कहते हैं कि जेल भेज दो, आज जेल में पिटाई नहीं होता है ना, जेल में पिटाई आपका नहीं होगा, जेल में आप सुरक्षित रहते। किसी कोई बड़का अपराधी पकड़ाता है तो क्या सोचता है कि उसको जेल हो जाए, क्या जेल चल जाएगा तो पिटाई नहीं होगा। अगर कहीं पुलिस रिमांड पर ले आई तब तबीयत से मारेगी, है ना, पूरा उपाय कर देती है, रिमांड पर दिक्कत कर देती है पुलिस, है ना। देखते हैं कि आप तो पहले पुलिस तो तेज है, पुलिस क्या करती है, पुलिस तो खुद सब कानून जानती है तब ना पुलिस बनी है। तो पहले आपको उठाएगी, आप मारेगी पीटेगी नहीं, लेके जाएगी जज साहब के सामने, कैसे कि अधिकार भी है आपका, आगे इसको भी पढ़ेंगे आर्टिकल 22 में
कि पुलिस अगर गिरफ्तार करते तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना है, तो कोर्ट में पेश कर देगी। अब कोर्ट में जज साहब उसको भेज देंगे जेल। किसे कहता है कि जेल का मालिक कौन होता है जी? जेल का मालिक जेलर। पगला इतना बात कह दिया तब वो कह रहा सब जेल का मालिक जेलर। पगला बोलने से पहले दिमाग लगाना ना है जी। है जेलर का औकात है किसी को जेल में डाल देने का? औकात नहीं है जेलर साहब के। ना जेलर साहब के औकात है किसी को जेल में डाल देने का और ना निकाल देने का। जेलर साहब का इतना काम है कि जज साहब जिसको भेज दिए उसको बचा के रखिए उसमें, है ना। तो जेल में वही जाएगा जिसको जज साहब कहेंगे कि जेल हो गया जिसको, और जेल से निकलेगा उसको वही जिसको जज साहब कहेंगे। जेलर साहब का इतने काम है गेट खोल देना, गेट बंद कर देना, है ना। वो गार्ड हैं जेल के, सबसे बड़े गार्ड हैं, है ना। उनकी कोई मर्जी नहीं है कि वो किसी को निकाल देंगे, किसी को अगर किसी को निकाल दिए और कहीं अगर पकड़ा गए तो हो गया फिर उनका काम, है ना। आए हाँ दिक्कत हो जाएगा, तो ये समस्या हो जाएगा, है ना। इसलिए जेलर साहब को इस तरह का कोई भी अधिकार नहीं रहता है, ठीक है। तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। तो स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो 20 में कोई समस्या नहीं ना। चलिए आइए 21, आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, राइट टू लाइफ एवं पर्सनल लिबर्टी। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है? देखिए पहले तो ये प्राण हो गया यानी कि लाइफ, कि आपका लाइफ जो है, आपका जो जीवन है वो कोई नहीं छीन सकता है। इसका मतलब ये हो कि आपको कोई मार नहीं सकता है जान से, माने कोई दूसरा तो आपको नहीं ही मार सकता है, आप स्वयं भी खुद को नहीं मार सकते हैं। ना कोई दूसरा आपको मारेगा और ना आप स्वयं को मार पाइएगा। माने कि हमारे देश में आत्महत्या करना भी अपराध है। आप खुद भी खुद को नहीं मार सकते। अगर आत्महत्या करते हुए पकड़े गए तो पुलिस सेक्शन लगाएगी आईपीसी का 309 और लेके जाएगी थाना, पूछेगी बताओ तोरा कौन दिक्कत हो गया भाई, इतना बढ़िया से भगवान जी जीवन दिए हैं, इसी को तुम खत्म करने चल गया। आत्महत्या भी अपराध है। माने आप स्वयं भी अपना जान नहीं ले सकते हैं और दूसरा भी कोई आपको नहीं मार सकता है। अगर आपको मारना ही होगा तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट आपको मारेगा। जब आप कोई अपराध कर दिए बहुत बड़ा तो कोर्ट कह देगा कि इसको फांसी दे दो, तभी आप मरिएगा। इसका मतलब कि पुलिस भी किसी को नहीं मार सकती है। इसलिए कहा जाता है कि एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, कि एनकाउंटर करने का अधिकार भी पुलिस को नहीं है। लेकिन पुलिस कभी कभी कर देती है। यूपी की पुलिस आजकल इसमें एक्सपर्ट हो गई है ना। तो वो लोग कर देता है। वो लोग कहता है गाड़ी पलट गया, कहीं कहता है कि भाई दिखाने जा रहा था वहां पर कांड हो गया, है ना। तो अब लेकिन मार नहीं सकती है पुलिस किसी को, है ना। किसी को आप मार नहीं सकते हैं। तो ना तो पुलिस मार सकती है, ना आप स्वयं किसी को मार सकते हैं। कोई किसी को नहीं मार सकता है, कोई किसी का प्राण नहीं ले सकता है। ये आपका फंडामेंटल राइट है। हाँ आपका अगर ले सकता है तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट। अगर आप कोई बहुत बड़ा अपराध किए हैं तो कोर्ट कह देगा कि इसको फांसी दे दो, तभी आपका जान ले लेगा, नहीं तो नहीं। तो जान समझते हैं ना कि आपका लाइफ, है ना। आजकल वाला जानवान सब नहीं जी। आजकल पगला सब दूसरे के जान बने ले घूम फिरता है। तो आज के जान के गारंटी है, तोरा से जो दोसर बढ़िया क्वालिटी आया तो लेके चल जाएगा, है कि नहीं। ये तो क्वालिटी क्वालिटी का बात है। आपके अंदर में कितना क्वालिटी है ना। आपके अंदर में दी क्वालिटी है तो ये है ना। तो उस जान के प्रोटेक्शन का बात संविधान नहीं करता है। आपके अंदर जो बोल रहा है, जो चल रहा है, उस जान का बात है कि वो कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। बाकी तो जान को कोई छीन सकता है, बस क्वालिटी होना चाहिए, है ना। इसलिए अपने आप को क्वालिटी बना के रखना है
कि भी अपना में क्वालिटी इतना रहे कि ज्यादा कोई दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, तो प्राण एवं दैहिक। अब देखिए, अब केवल आपका जान है ना, तो उससे आपका जीवन थोड़े चल जाएगा। अब आपको रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए अनाज चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, है ना, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। ये सब होता है आपका दैहिक स्वतंत्रता। इज्जत चाहिए, है ना, कहते हैं कहीं कहीं अगर आप कुछ हो गया और आपका इज्जत ये हो गया तो आपको लगता है यार कि सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में माता पिता का ही बहुत बड़ा स्टेटमेंट रहता है कि हमारी इज्जत पे आंच नहीं आना चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा खत्म नहीं होना चाहिए। प्रतिष्ठा खत्म होगा तो भाई सोच लेना, ये सब माता पिता का सबसे बड़ा हथियार है। एक के बार कहते हैं कि हमारा प्रतिष्ठा पर अगर कोई आंच अलो ना तो सोच लिए तो हम क्या करेंगे फिर, है ना, या तो तोहरे ठीक कर देंगे तो खुदे के ठीक कर लेंगे। अब बच्चा का हालत खराब हो जाता है इतने बात पर। तो जीवन जीने के लिए प्रतिष्ठा भी बहुत जरूरी चीज है। बेइज्जत होकर थोड़ा आप जीवन जी लीजिएगा। देखते हैं कभी कोई किसी का बेइज्जती कर दे तो कितना लगता है कि यार ये हो जाता है। तो वही ये है कि एक तो प्राण की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए और दैहिक स्वतंत्रता भी। इसी के साथ निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। आप अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं इससे दूसरा किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए, दूसरा आदमी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, है ना। और इसी के तहत है विवाह करने का अधिकार, अपने च्वाइस से विवाह कीजिए, है ना। हाँ, यह में है ना। हाँ, तो इसी के तहत है विवाह की स्वतंत्रता कि अपने पसंद से आप शादी करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता है। ठीक है। हाँ, क्या क्या पूछ रहा है जी? शादी करना है? हाँ? हाँ? तो जी क्या बोल रहा है? हाँ, क्या विषय व्यक्ति? नहीं भाई, वो इसमें कहा रहेगा, विषय वृत्ति इसमें कहा लाएगा पगला, इसमें कहा लगेगा, है ना, वो दूसरा मैटर है। ठीक है, यहाँ ये आपका पर्सनल चॉइस है कि आप अपना जीवन किसके साथ जी लीजिएगा, है ना। कौची? नहीं, वो वहां वहां पे भी नहीं है, वो आर्टिकल 23 में है ना। जो जहां पढ़ेंगे वहां पे बताएंगे। क्या? हाँ, 20-21 कभी नहीं रद्द होता है, वो हमेशा रहेगा। हाँ, वो हमेशा रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा आपका। मैंने कभी भी आपका जान, अब ऐसा तो कि आपातकाल में कोई आपको मार के चल जाएगा, है ना। नहीं, ये आपका हमेशा रहेगा, बना रहेगा। तो दैहिक स्वतंत्रता पर यहां मतलब है कि आपको अपने जीवन के लिए प्रतिष्ठा, खाना पीना, रोजगार, ये सब जरूरी है, तो सब आपको इसके अंदर में है। ठीक है, हवा, सब चीज है। तो जब जब स्थिति खराब है, जब तो कहां से रहेगा रोजगार आपका? है। हाँ। हम्म, हाँ। हाँ, तो कौन किसको मत कट्टी का? हाँ, हाँ, हाँ। को को हम्म को तो देखिए, बिल्कुल किसी को भी किसी का जान लेने का अधिकार नहीं, और इस तरह का कहीं कुछ हुआ तो उसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं आप, पीएल डालिए वो सुप्रीम कोर्ट में, है ना। सुप्रीम कोर्ट उस पर सरकार से जवाब तलब करेगी कि कैसे आप किए, कौन अधिकार दिया था आपको करने के लिए, जांच पर कहा नहीं किए, जांच होना चाहिए, कमेटी बैठना चाहिए, कौन किसका मानसिकता था, क्या था, नहीं था, क्यों हुआ, नहीं हुआ, है ना। तो जांच का विषय है, कंप्लेन करिए, वो पीएल डालिए सुप्रीम कोर्ट में डालिएगा। मैक्सिमम लोग को वही पड़ा है। तो सरकार का क्या कमाई हुआ? सरकार तो पैसे नहीं ली थी, पैसा लगा था आपका। आप कौन सा लिए थे? अरे ज्यादा मत सोचिएगा इसके बारे में। एक तो मान लीजिए, वो तो कोविशील्ड, ऊपर से मोदी, ऊपर से आपका दबाव, तीनों। इसलिए इस टॉपिक पर आप ज्यादा सोच में मत करिएगा, है ना। कैसे कि देखिए इस इ, इस इ, इ, इ,
हाँ बिल्कुल। जे आइए तो हाँ जी। हम्म। 21A है वो। 21A है, 21 नहीं है, 21A है। ठीक है। 21 क है। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद उसको उस पे आएंगे। हाँ। हाँ। ये 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 ठीक है ना, ये ठीक है। ये गंभीर सवाल है। ठीक है ना। तो देखिए, जैसे आपका अधिकार है वैसे उसका भी अधिकार है। तो आपका अधिकार है कि आपको उसी से करना है, और उसका मन है कि आप उसे नहीं करना है, तो नहीं करेगा फिर कोर्ट क्या होगा? नहीं कोर्ट। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, बोलने की आजादी में मैंने आपको समझाया कि कोई भी आजादी एब्सोल्यूट नहीं है, सबको बराबर अधिकार है। अगर आपको भी विवाह करने की स्वतंत्रता है तो सामने वाले को भी है। तो वो भी अपने हिसाब से अपना साथी चुनेगा, आप अपने हिसाब से चुनिएगा। इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि वो हमरा से शादी नहीं कर रही है, करवा दीजिए। अभी डीवाई चंद्रचूड़ साहब के लिए यह सब काम थोड़े बचे है कि दर दर के शादी कराएंगे। उसमें शादी दोनों की मर्जी की बात है। दोनों अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, उसमें कोई तीसरा बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उनके खिलाफ जा सकते हैं, है ना। ठीक है, उनके खिलाफ। अब इसका ये मतलब नहीं कि माता पिता के खिलाफ चल जाना है सुप्रीम कोर्ट, है ना। ये सब काम नहीं करना है। ठीक है। यहां पर अपना अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन कुछ काम माता पिता ही करे तो ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि वो जो काम करेंगे कुछ, तो शादी विवाह बिल्कुल, तो वो नाबालिग वाला में दिक्कत हो जाएगा। गलती से भी नहीं, ये बता दे रहे हैं, मैंने गलती से भी नहीं, नाबालिग को तो कभी लेके भागिए ही मत। बाप रे, बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। मानो जज साहब ना वो लड़कियां से पूछते हैं कि बताओ तो, है ना। तो वो लड़की जो है, अब वो तो बेचारी नाबालिग है, तो पहले जैसे एज देख लेंगे ना जज साहब, तो उनका दिमाग ऐसे ही खराब हो जाता है कि बताइए नाबालिग को भगाया है। अब उससे पूछेंगे तो वो तो अब नाबालिग है तो ना है, ये नहीं है। अब माता पिता सब क्या करता है, इमोशनल कर देता है। लड़की जब जैसे क्या होता है, समझ लेके भाग गया कहीं, अब माता पिता चाहे घर वाला सब धर लिया, तो धर लिया तो लड़की आती है घर है, तो एक साइड से माँ बैठेगी, एक तरफ से पिताजी बैठेंगे, भाई वही सब बैठेगा, आ कहेगा कि बताओ रे, तू तो हमारी इज्जत खराब कर दे लो, मिट्टी में मिला दे लो, सब मुंह देखावे लायक नहीं छोड़ लो। अब ऐसा ऐसा बात बोलेगा, अब वो लड़की को लगे यार सही में हम ही कर दिए, तो बीतेगा किस पर, लड़का पर। अब कोर्ट में पेशी होगा, तो जज साहब पूछेंगे, तो भले गई होगी अपना मन से, लेकिन कह दे कि हमारा फुसला के ले गया था। अब नाबालिग को फुसला के ले गए थे ना, बेले नहीं देंगे जज साहब, है ना, तुरंत। अगर मान लीजिए कि बहुत अगर इस तरह का कोई मैटर हो गया है, तो अगर कोई जा रहा है साथे, तो सुरक्षात्मक उपाय है कि उसका अगर अगर आपको प्रूव करना है कि भाई एज उसका पहले तो एडल्ट होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, तो मैट्रिक का मार्कशीट कम से कम रखवा लीजिए साथ। मैट्रिक के मार्क्स की, तब क्या होगा कि अगर बयान से बदलेगा भी ना, तो मार्कशीट आपको बचा लेगा। क्योंकि आप दिखा दीजिए कि देखिए बालिग है, तो बालिग में तो जज साहब को समझ में आएगा कि अच्छा बालिग है, तब थोड़ा सा लिबरल हो जाएंगे, है ना। ऐसे ही इस सब मैटर में ना लड़का सबको ज्यादा दोषी माना जाता है, पुरुष सबको। पहले यही से लोग का होता है कि यह गलती किया होगा, यह फुसलाया होगा। नहीं तो अगर वो हाँ भी कह देती है, तो ऐसी स्थिति में होगा कि उससे पूछा जाएगा लड़का से, तो लड़का कहेगा कि भाई उस समय तो ये अपने ये करके गई थी, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि जज साहब थोड़ा सा आपके प्रति लिबरल रहेंगे। लेकिन एक नाबालिग ऊपर से स्टेटमेंट ये आ जाए कि हमको बहला फुसला के ले गया, हमको नहीं मालूम था, है ना, हमको कहा कि चलो चाय पिला के लेते आएंगे, चाय चढ़ा दिया ट्रेन में, है ना, तो दिक्कत हो जाएगा तब। तो इसलिए बिल्कुल, मतलब नाबालिग
की स्थिति में तो बहुत दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज तो खैर मैंने करना ही नहीं चाहिए, ना ही सब चीज को बढ़ावा मिलना चाहिए। किसी को भी किसी भी स्थिति में अपने माता पिता के सम्मान को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ये सही बात है। आपके द्वारा किया गया कोई भी एक गलती आपके माता पिता को घुटन में जीने के लिए मजबूर कर देता है। तो आप अगर एक अच्छा लड़का या लड़की हैं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि आपके वजह से आपके माता पिता को शर्मिंदगी झेलना पड़े, है ना। ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप वही काम करिए जिससे माता पिता का नाम सम्मान मान आगे बढ़े, है ना। उनके खुशी में ही आपका खुशी होना चाहिए। सब पढ़ने पढ़ाने के लिए कानून एक साइड में है कि हाँ कानून है, लेकिन कानून के साथ कुछ नैतिकता भी है, कुछ नियम भी है, कुछ संस्कार भी है। देश व्यवस्था केवल कानून से नहीं चलेगा, कानून के साथ नैतिकता का समावेशन होना चाहिए उसमें, तभी जाकर के आप अच्छा आदमी बन पाएंगे, अच्छा काम आप कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर वो सारे अधिकार हैं। ठीक है, अधिकार के तौर पर इनको जानना है, लेकिन अधिकार जानने के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि कर्तव्य न भूले, कर्तव्य का भी उतना ही आपको ज्ञान हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यहां तक मेरे को दिक्कत कोई समस्या है ना। आगे आइए आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है अपराध के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण, ये तो हो गया ना, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग। सुजीत कुमार कौन है भाई? सुजीत कुमार सुपौल, सुजीत कुमार सुपौल का प्रणाम स्वीकार किया जाए सर। सुपौल से है सुजीत कुमार। चलो भाई, सुपौल एक बहुत बार हम अपने बचपन में एक बार गए थे सुपौल। इतना डिस्टेंस है ना, मैंने बिहार में रह के आप उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार जाइए, दक्षिण बिहार से उत्तर बिहार आइए तो आपका हालत खराब हो जाए, है ना। बहुत डिस्टेंस है ना, नेपाल बगल में पड़ता है ना। है नहीं, सारण है, सारण से सुपौल, हालत खराब हो गया है। हाँ, अच्छा चलिए। हाँ, नहीं नेपाल नहीं गए। हाँ हाँ हाँ, वो तो मधुबनी में बहुत बार गए हैं, है ना, लेकिन काम के सिलसिले में ही जाना, अब फिर रिटर्न हो जाना, तो फिर उधर जाने का मौका वौका जो है सो उतना ज्यादा नहीं मिल पाता है ना। और टाइम का के वजह से, मतलब एक समय था, यही थोड़ा दिक्कत है कि एक समय था कि पढ़ने के वजह से टाइम नहीं था, और अब एक समय है कि पढ़ाने के वजह से टाइम नहीं, है ना। तो मतलब अलग अलग तरह की स्थितियां रहती है, लेकिन ठीक है ना। उसमें भी कभी कभी जाने के क्रम में ही कहीं कहीं आदमी रुक जाता है कि मिल लिया, कहीं कोई देख लिया, है ना, कुछ देख लिया। नहीं तो स्पेशली प्लान करना बड़ा मुश्किल रहता है कि आप स्पेशली प्लान करें किसी चीज के लिए, है ना। घर में तो कोनो पार्टी फंक्शन होता है तो जाने में हालत खराब हो जाता है। आप लोग देखबे कि तू वो लोग का फरवरी का महीना कैसा ट्रबल वाला सीन रहा था, एकदम बहुत डिस्टर्बेंस वाला रहा था। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्टिंग, ठीक है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, देखिए अब गिरफ्तारी जो होता है वो आपको दो तरह का होता है ना। ठीक है, तो गिरफ्तारी दो तरह से होता है। देखिए, एक होता है अपराध से पहले, बिफोर द क्राइम, अपराध से पहले, आया होगा अपराध के बाद, आफ्टर द क्राइम। माने एगो में गिरफ्तारी तब हो जाएगा जब अभी अपराध कई भी नहीं किए हैं आप, डर है कि अपराध कर दीजिएगा, तो जब उस समय अपराध कर दीजिएगा तो क्या होगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, है ना। ओके, तो यहां पर आप देखिएगा
कि अपराध से पहले, बिफोर द क्राइम एंड आफ्टर द क्राइम, अपराध से पहले और अपराध के बाद। ठीक है, तो इसको कहते हैं, अपराध से पहले की जो गिरफ्तारी होती है इसको कहा जाता है निवारात्मक निरोध। निवारात्मक निरोध, प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसको कहते हैं दंडात्मक निरोध। पुनिटिव डिटेंशन। ठीक है, तो ये पुनिटिव है, ये प्रिवेंटिव है ना। अपराध से पहले गिरफ्तार हुई होगा तो प्रिवेंटिव डिटेंशन में जाइएगा, अपराध के बाद गिरफ्तारी होगा तो पुनिटिव डिटेंशन में जाइएगा। यहाँ आए हैं क्लास करने, आप पुलिस आए कहीं सर तो नहीं होगा तो भेजिए, तो उसको क्या बात है, तो लेके जाना। अब आपको मालूम है नहीं कि अपराध क्या, यहाँ पुलिस लेके चल गई, तो लेके चल गई तो समझिए कि निवारात्मक निरोध में लेके चल गई, अपराध से पहले ही। अभी अपराध हुआ नहीं है लेकिन डर है कि आप अपराध कर दीजिएगा, तो ऐसे में गिरफ्तार कर लेगी तो निवारात्मक निरोध। दंडात्मक निरोध, अपराध हो गया, आपने किसी को मार दिया, पीट दिया, मर्डर कर दिया, चोरी कर दिया, अपहरण कर दिया, कुछ भी आपने गड़बड़ कर दिया, उसके बाद तो इसमें ज्यादा खतरनाक कौन है? निवारात्मक निरोध। जो अपराध से पहले ही उठा लेगा, ज्यादा खतरनाक ना है ना। ये अपराध से पहले ही उठा लेगा, तो अपराध से पहले ही उठा लेगा तो बहुत बड़ा दिक्कत कर देगा, है ना। तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, अपराध से, अपराध के बाद वाला, फिर देखेंगे अपराध से पहले। अपराध के बाद क्या होता है कि इसमें जब आपकी गिरफ्तारी होगी अपराध के बाद, तो पुलिस जब आपको गिरफ्तार करने जाएगी तो वारंट दिखा के गिरफ्तार करेगी, है ना। जब पुलिस जाएगी गिरफ्तार करने तो आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आपके पास हमको गिरफ्तार करने का वारंट है, तो वारंट कोर्ट से निकलता है ना। तो पुलिस वारंट लेके ही गिरफ्तार करती है सामान्य तौर पे। लेकिन अब अगर आपका अपराध बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया ना, तब आप पुलिस को कहिए कि वारंट दिखाओ, तो मरबो करेगी पुलिस, तब, है ना। बोले कि पगला इतना बड़ा कांड कर दिया, वारंट खोज रहा है, चलो वारंट कोर्ट में दिखाएंगे तुमको हम, है ना। तो अगर मतलब एक होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एक बहुत घृणित अपराध है, बहुत खतरनाक अपराध है, ऐसा में पुलिस वारंट का वेट नहीं करती, दिख जाएंगे तो उठा के बढ़िया से कूटेगी, और कूट के तब कोर्ट ले जाएगी, 24 घंटा के अंदर हालांकि कोर्ट पहुंचा देगी। तो सामान्य तौर पे अगर नॉर्मल कोई मतलब आपने अपराध किया है तो आपको जाएगी पुलिस गिरफ्तार करने, तो आप कह सकते हैं कि वारंट है कि नहीं आपके पास, है ना। बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं करेगी। लेकिन सामान्य तरह के अपराध में बहुत खतरनाक है तो बिना वारंट के उठा लेगी, ठीक है, वारंट खोजेगी। और उसके बाद इसमें आपके पास अधिकार है, जो अपराधी है उसके पास, कि 24 घंटा के अंदर पुलिस उसको मजिस्ट्रेट के यहां पेश कर दे। 24 घंटा मतलब 24 घंटा से ज्यादा आप थाना में बैठा के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। उसको मजिस्ट्रेट के ले जाइए, मजिस्ट्रेट को लगेगा तो मजिस्ट्रेट उसको जेल कर देगा, है ना। मजिस्ट्रेट को लगेगा तो मजिस्ट्रेट क्या कर देगा? जेल कर देगा, तो आपको जेल हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो बहुत देर तक आपको बिठा करके वो नहीं रखेगा लोग। अगर 24 घंटा से ज्यादा कहीं पर किसी अपराधी को बिठा के पुलिस ने रख लिया थाना में और उसकी गिरफ्तारी प्रिवेंटिव पुनिटिव डिटेंशन में हुई है, तो पुलिस का नौकरी जा सकता है। इसलिए अब आजकल तो कोर्ट का आर्डर है कि जब भी किसी को आप गिरफ्तार करके ले आते हैं तो आपका सीसीटीवी कैमरा ऑन होना चाहिए, वो डायरी मेंटेन होना चाहिए, डायरी में टाइम लिखाना चाहिए कितना बजे आप गिरफ्तार किए हैं, और उससे 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश कर देना है। मजिस्ट्रेट को रहेगा कि भाई आप कुछ गलत किए हैं, तो आपको जेल कर देगा, जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी, आप जेल चल जाइएगा। और नहीं तो फिर आपको छोड़ देगा, कहेगा कि बाद में आप और पर्याप्त एविडेंस लेके आइए तब गिरफ्तार करके ले आइएगा, ठीक है। तो ये होता है। तो पहले तो बिना वारंट की गिरफ्तारी नहीं होगी। आज दूसरा है कि 24 घंटा के अंदर आपको जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा, उसके बाद आपकी जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी, आप जेल चल जाइएगा। जब कोई आदमी जेल में रहता है तो उसी को कहते हैं कि उसका जुडिशियल कस्टडी हो गया, है ना। जज साहब ने उसको कस्टडी में ले लिया, तो जज साहब के कस्टडी में रहिएगा तो जेल में रहिएगा। अब वही जब पुलिस कस्टडी में आइएगा तो रिमांड पे चल जाइएगा, है ना। रिमांड का मतलब जानते हैं क्या होता है? बड़ी मारता ही मतलब हो गया है? है?
हाँ हाँ, तो रिमांड होता क्या है? आप कभी किसी से रिमांड किए हैं? हैं? हाँ, तो तो सब मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सुने कि रिमांड पर गया तो तब बता रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं, इसका वास्तविक कुछ अर्थ होता होगा ना जी? हैं? देखिए, एगो होता है डिमांड, है ना, डिमांड। एगो होता है रिमांड। अपना कोई अधिकार नहीं हो, ये सब ना होता है। देखिए, डिमांड, जब आप किसी का वस्तु उससे मांगे तो ये डिमांड होता है। जैसे आपका कोई दोस्त है और बढ़िया टी शर्ट पहन ले, बढ़िया शर्ट चाहे बढ़िया जूता लेके आता है, यार लाओ हमरा ले दो। तो दूसरा का वस्तु जब आप उससे मांग रहे हैं तो क्या है? डिमांड है। लेकिन अपना दिया हुआ वस्तु किसी से मांग रहे हैं तो वो रिमांड है। जैसे कि आप दे दिए किसी को कि लो पहने तो लाओ ले जाके पहनो 2 दिन। आप कह दिए कि 2 दिन बाद दे देना, वो बोला कि हाँ 2 दिन बाद दे देंगे, आज 2 महीना रख लिया, दिए नहीं रहा है। तब आप जाके कहिए कि रे पगला, तोरा कहले थे कि हमारा दे देना 2 दिन में, तुमरा इतना दिन रख लिया। तो क्या है? जब अपना ही दिया हुआ चीज वापस मांगते हैं तो रिमांड है, और दूसरा का चीज उससे मांगते हैं तो डिमांड है। तो पुलिस रिमांड करती है। रिमांड इसलिए करती है क्योंकि जो चोरवा को पकड़ के पुलिस दी है वो पुलिस ने ना दी है, वो थोड़ा ना जज साहब खोज के लाए हैं। जज साहब तो बैठे हुए वहां पर। अब पुलिस का काम है, पुलिस जाती है चौड़े चौड़े घूमती है बेचारी, है ना। पुलिस को कितना मेहनत है, पुलिस को चौड़ में जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ेगा जाके अपराधी को पकड़ने, तो पकड़ेगी। तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि पकड़ लिया तो पहले 24 घंटा में भेज दो रिमांड पर, माने उस जज साहब के पास, जज साहब उसको जेल कर देते हैं। तब तो चल गया जेल। तो वो कैसे कैसे अपराधवा किया था ये पता कैसे चलेगा कि हथियार कहाँ रखा था, गोली कहाँ रखा था, कौन कौन इसमें शामिल था? तो ये सब जानने के लिए उसको क्या करना है, उसे पूछताछ करना पड़ेगा। तो जेल में पूछताछ नहीं होता है। तो पहले तो पुलिस अपना नौकरी बचाती है कि अगर इसको 24 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर देंगे ना तो हमारा नौकरी ये चल जाएगा, कौन कंप्लेन कर देगा। तो क्या करती है, पहले उसको पहुंचा देगी जज साहब के यहाँ, जज साहब उसको कर देंगे जेल। अब फिर अगला दिन नहा धोवा के पुलिस तैयार होकर जाएगी कोर्ट में। और कोर्ट में अब जज साहब कॉलेज जो ना के ला के दिए थे आप जेल कर दिए हैं, तो बोलेगा हाँ। बोलते नहीं उसको हमको दे दीजिए तब। तो बोला अब क्या करेगा जी? तो लाइए ना, अभी तो उसको देवे किए हैं, आपको फंडामेंटल राइट वो बचाए हैं। अब तो लेके जाएंगे, उससे पूछेंगे कि कैसे कैसे कांड किया था ना, सबूत इकट्ठा करेंगे, सजा उसको कैसे होगा। तब जज साहब कहेंगे ठीक है जाओ 2 दिन का डिमांड रिमांड देते हैं। रिमांड जो होता है ना वो 15 दिन का होता है, मैक्सिमम 15 दिन। लेकिन आज तक 15 दिन का रिमांड किसी को नहीं मिला है, मैक्सिमम 14 मिला, वो 14 आतंकवादी सबको मिलता है, नॉर्मल अपराधी लोग को तो नहीं। कहा कि 14 दिन जो पुलिस रिमांड में रह गया ना उसको 14 बरस का वनवास दिखा देगी पुलिस, कि वनवास कैसा होता है 14 बरस का, 14 ही दिन में। तो जज साहब बुझते हैं कि सब उपाय करेगा बढ़िया से। तो जैसे पुलिस में आएंगे 10 दिन का, जज साहब सीधे कहते हैं लो 5 दिन का ले लो। पुलिस आएगी 5 दिन का, तो जज साहब कहेंगे लाओ 3 दिन का दे देते हैं, 2 दिन का दे देते हैं। जज साहब कम ही करते हैं, जानते हैं कि ये सब कूट देगा धर के बढ़िया से। तब डिमांड रिमांड होगा। तो रिमांड मैक्सिमम रिमांड जो होता है वो कितना दिन का होता है? 14 दिन का। ठीक है, मतलब 15 दिन का होता है, अभी तक 14 सबसे ज्यादा जो है सो दिया गया है। तो यह रिमांड पर जब पुलिस लेके आती है ना तब पूछती है कि हो बताओ कैसे मारामारी किया था, कैसे कांड किया था। आ कितना कितना रिमांडे पर पुलिस मेट्रो कर देती है। किसका गाड़ी पलटा रिमांड पर? रिमांड पर था वो, अभी तब गिरफ्तारी करता रही, रिमांड कहाँ था, अभी तो उसको कोर्ट में पेश नहीं किया था सब। कहाँ पे किया था? तो उज्जैन से गिरफ्तार हुआ मध्य प्रदेश में, आ लेके पुलिस जा रही थी, अभी कोर्ट में जाइए रहा था बेचारा, तो रास्ते में धर के मार दिया। रिमांड पे नहीं था वो। हाँ, तेलंगाना में रिमांड हुआ था। तेलंगाना में क्या हुआ कि जो घटना घटी थी उसका सब जो अपराधी सब था उसको जाके पुलिस कही कि सर तनी हमको दिए तो रिमांड। तो बोला कि कहला रिमांड कर, रिमांड कहला चाहिए तुमको? तो बोला कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे। पुलिस ने कहा कि हम सीन रिक्रिएट करेंगे, हम तो नहीं देखना चाहते हैं कि सब कैसे कैसे किया। तो जज साहब कहेंगे ठीक है तो ले जाओ। तो जज साहब कर दिए ले जाओ। अब लेके आया सब,
आज 2 बजे रतिया को लेके गया वहां, लेके गया सबको, सब सोचा क्या थे, पुलिस छानबीन के लिए लेके आई है, जांच पड़ताल लेके आई है। बोला तुम बताओ तो जी तुम लोग कैसे कैसे किया, क्या क्या किया था। तो नहीं हम लोग देखें, सब लगा बताने ईमानदारी से कि पुलिस कम से कम एहू से नहीं मारेगी। बताने लगा पुलिस वालों का, क्या इतने भाग के दिखाओ तो कैसे भाग रहा था तुम सब। तो भागने लगा, बस हो गया मैटर, रिमांडे पर मैटर हो गया। सुबह में पेपर छपा के यार कांड हो गया। तो हालांकि उसका जांच हुआ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, और उसमें ये प्रूव हो गया कि फेक एनकाउंटर था, है ना, मतलब गलत तरीके से किया गया। तो उसमें देखिए ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 21 कोई आपका जान नहीं ले सकता है, पुलिस भी नहीं ले सकती है। तो वहां पर होगा कि भाई उसमें 10 पुलिसकर्मी शामिल थे, तो वहां पे कहा गया कि तत्काल प्रभाव से इस माने 10 पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया जाए, इन पर मर्डर का चार्ज चलाया जाए। कमीशन का रिपोर्ट आया, तो अगर प्रूव हो जाएगा कि एनकाउंटर फेक है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, नौकरी चल जाएगी, फिर जेलों हो सकता है ना, क्योंकि फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। आर्टिकल 21 उसका खत्म हो जाएगा, वो अपराधी हो चाहे आम आदमी हो, आर्टिकल 21 सबके लिए है ना। है फिर वो लोग ऊपरी अदालत में चल गया, अभी तो सबऑर्डिनेट कोर्ट सरकार उनके साथ थी वहां पे, तो अभी हाई कोर्ट वो लोग गए हैं, फिर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना, फिर मैटर होगा। है क्या, हाँ ऐसे नहीं मार सकते हैं, लेकिन हाँ, हाँ, आम आदमी ने किया था, जज साहब ने नहीं किया था ना। आम आदमी इमोशन से सोचता है, जज साहब इंटेलिजेंस से सोचते हैं। देश इमोशन से नहीं इंटेलिजेंस से चलता है, देश भावना से नहीं चलेगा ना, भावना पे तो तुरंत लोग मारामारी कर देगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि ये नियम बन जाए तो चलिए वो तो अपराधी थे, अगर पुलिस को इस तरह का अधिकार हो गया कि आप मार दीजिए किसी को, तो पता है कितना आम आदमी मर जाएगा, क्योंकि भारत में तो बहुत सारा केस झूठे होता है, कांड कुछ हुआ धारा कुछ और लिखवा देगा, और कहीं पुलिस मार दिया तो फिर क्या होगा, फिर बाद में जाकर पता चला कि वो आदमी अपराधी नहीं था, बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए जज साहब मतलब हम लोग का न्याय संहिता कहता है कि 100 गो अपराधी को सजा हो चाहे नहीं हो, एक गो निरपराध आदमी का सजा नहीं होना चाहिए, निरपराध जो है उसको नहीं, इसलिए बहुत टाइम दिया जाता है, बहुत तरह का मौका दिया जाता है लोगों को ये करने के लिए, है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां पर डिमांड रिमांड समझ गए, पुलिस रिमांड पर अपना ही चीज देख लेती है, इसलिए तो 24 घंटा ये। और तीसरा चीज है कि वकील रखने की आजादी होगी आपको, आप वकील रख सकते हैं। इसमें जिसको गिरफ्तारी होता है वो अपन वकील रख सकता है ना, उसको वकील रखने का सुविधा रहता है कि वकील अपना रख सकता है, ठीक है, एडवोकेट रखने का आजादी रहता है, ठीक है, वकील रख सकते हैं, आपको वकील रखने की सुविधा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपराध बल का इसको समझ गए कि इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कि वहां पर क्या होता है, अपराध से पहले वाले में क्या होता है।